हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो पहले हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 1950 में फोर्स में आया तो इम्प्लीमेंट हुआ। उस समय कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी? तो 14 थी आपकी 8th शेड्यूल में। बाद में 22 हो गई इनकी संख्या, कुछ बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। तो सबसे पहले समझ जानते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो राजभाषा इसको हिंदी में कहते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि हिंदी को हम कहते हैं कि भारत की राजकाज की भाषा है। राजकाज का मतलब होता है जितना भी आपका गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वर्क होता है, जो आधिकारिक कार्य होता है, सरकार इसी भाषा में करती है। इस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करती है आपका गवर्नमेंट। तो इस कारण से इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। अपना राजकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही आपकी राजभाषा है। तो राजभाषा का प्रयोग कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। क्यों? प्रशासन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, कानून बनाने के लिए यानी लॉ मेकिंग के लिए। तीसरा आता है हमारे पास जनता के साथ कम्युनिकेशन करने में, संवाद करने में, और न्यायालय की जो सुनवाई होती है उसको लेके। और आपने कई बार सुना होगा इंडिया में मेनली जो हमारी कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वो सारी इंग्लिश में होती है। क्यों? जानिए इस वीडियो में। फिर आपने सुना होगा जितने भी सरकार के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो किस भाषा में सबसे ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे प्रशासन से संबंधित कार्य होते हैं और शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं सभी सरकार इन्हीं भाषाओं में करती है। तो इस कारण से इसको कहा जाता है आपकी राजभाषा यानी राजकाज की भाषा। ओके, तो हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, लिपि का मतलब होता है आपका वे ऑफ राइटिंग यानी लिखने का तरीका। आप बाएं से दाएं लिखते हो या दाएं से बाएं लिखते हो। तो इस तरह से लिखने का जो तरीका होता है इसको कहते हैं लिपि। तो हिंदी की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट है हिंदी की। फिर कौन से आर्टिकल में है ऑफिशियल लैंग्वेज का जो प्रोविजन किया गया है कि तो ये है आपके 343 में कि जो हिंदी राजभाषा इस तरह से जो बोला गया है तो वो अनुच्छेद 343 में है। और आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था वो कब आया था? 1963 में। फिर हमें ऑफिशियल लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके मुख्य पर्पज क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है यानी जो कार्य है उसको स्मूथ करना यानी उसको सुचारू रूप से आपका चलाना। इसके अलावा कानून की क्लैरिटी यानी कानून की स्पष्टता। हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बहुत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है जिस कारण से हमें हर एक भाषा में कानून निर्माण करना असंभव हो जाता है। यहाँ पे क्षेत्रों की अलग अलग भाषा है। आपने कई बार सुना होगा इंडिया में कि कोश कोश पे वाणी बदलती है। जैसे हम एक आगे कदम बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, सबका अलग अलग भाषा के आधार पे सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो मुश्किल हो जाता है कि हर एक भाषा में हम अपने कानून बनाएं, हर एक भाषा में सरकार कानून का निर्माण करे। इसलिए हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज होने चाहिए। जैसे वो हिंदी के साथ हम अंग्रेजी का प्रयोग भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है और सरकार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको दोनों भाषाओं में प्रदर्शित करती है। इस कारण से हम यहाँ पे इंग्लिश को भी इन दोनों को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में आपका रखते हैं। ओके, फिर जनता के साथ कम्युनिकेशन करने में सबसे आसान जो भाषा लगे इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेशनल इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है यानी हमारी कोई राष्ट्रभाषा है? तो इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और राष्ट्रभाषा क्या रिप्रेजेंट करती है? राष्ट्रभाषा भाषा एक सिंबल होती है हमारी किसका? नेशनल आइडेंटिटी का। तो हमारी तो कोई ऐसी नेशनल आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका कोश कोश पे भाषाएं बदलती है। ओके, विविधता, बहुत सारी विविधता है। तो विविधताओं के कारण जो भाषा होती है वो निरंतर चेंज होती जाती है। तो ये भी आपका मेन कारण है। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी पहले कितनी भाषाएं थी? तो पहले हमारे पास 14 भाषाएं थी और बाद में कुछ अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। आप समझते हैं अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन सी भाषा आपकी जोड़ी गई। तो सबसे पहले अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां अमेंडमेंट हुआ था 1967 में सिंधी भाषा। उसके बाद 3 और लैंग्वेज गई
जोड़ी गई 13, उसको बोलते हैं KMN। तो वो जोड़ी गई थी आपकी किसके द्वारा? KMN, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 71 71वां संवैधानिक संशोधन। अब लास्ट में आता है एक और अमेंडमेंट। अगर हमने 21 और 71 को ऐड किया, कितना बना? 1 और 1 2 और 7 और 2 9। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में। तो हमने 4 भाषा यहाँ पे जोड़ दी थी। तो इसको सिंपल लर्न करने का एक सिंपल ट्रिक है। फर्स्ट A, फिर 3, फिर 4, और कभी हम बहुत बार भूल जाते हैं 21, 71, और इन दोनों को ऐड किया 92। ओके, तो ये है आपका। तो फर्स्ट S, फिर KMN, फिर है आपका BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली बाद में जोड़ी गई आपकी। और अब हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज भी है, जिसमें कि बहुत सारा जो पुरानी जो साहित्य लिखा गया है। और क्लासिकल लैंग्वेज में इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया था वो तमिल भाषा को दिया गया था, जो कि तमिलनाडु इन रीजन में सबसे ज्यादा बोली जाती है। काफी प्राचीन भाषा है। इसका जो साहित्य है, काफी लिटरेचर है, वो काफी पुराना है। इस कारण से हम इसको साहित्यिक भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। उसके बाद संस्कृत भाषा को भी 2004 में 5 में इसका टाइटल मिला था कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आपका ऐड किया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में हमारे बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, बहुत सारी चीजें संस्कृत में है, हमारे वेद पुराण ये सब। तो फिर आता है तेलुगु 2008 में। हम सभी जानते हैं कि 1953 में आपका एक प्रोटेस्ट हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड चली थी। तो इस कारण से आपका तेलुगु भाषी राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। वहां पे जो श्री राम पोर्टलू ऐसा कुछ नाम था, तो उनके द्वारा 53 डेज का भूख हड़ताल किया गया था आंध्र प्रदेश की डिमांड को लेके। तो बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस कारण से जब कभी भी कोई राज्य भाषा के आधार पर लड़ते हैं तो उनका हाल किसके जैसा होता है? पाकिस्तान के जैसे होता है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो बांग्लादेश की उर्दू भाषा थी, उनकी जो बंगाली भाषा थी, उसका आपका सम्मान नहीं किया, उन पे उर्दू थोपने का प्रयास किया गया था। इस कारण से यहाँ पे हम देखते हैं कि भाषा के आधार पे जब विविधता होती है, विविधता को सम्मान नहीं किया जाता है तो देश टूट जाते हैं। आपने श्रीलंका में देखा होगा सिंहली और तमिल समुदाय के बीच क्या हुआ। तो भाषा के आधार पे हमें बहुत सारे देश टूटे हुए मिलते हैं, बहुत सारे देशों का विघटन हो जाता है। तो इस कारण से भाषा भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ओके, और तेलुगु भाषा को दर्जा दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का 2008 में। और कन्नड़ जो उसको भी केरल, जो कि मलयालम है, केरल में बोली जाती है मेनली। इसके अलावा इसके आसपास के जो रीजन है 2013 को उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। फिर ओडिया 2014 में। तो 6 भाषाएं तो पहले से थी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में यानी शास्त्रीय भाषा में, और 5 भाषा गवर्नमेंट ने 2024 में जोड़ी, जिसमें एक आती है मराठी, पाली, प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपने सुना होगा, असमीज एंड बंगाली भाषा। तो ये 5 भाषा जो कि बाद में आपकी जोड़ी गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट भाषा थी। तो हमने समझा कि लेटर जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई वो कौन थी। पहली तो सिंधी थी, 1967 में ऐड हुई थी। फिर आता है KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 1900 का जोड़ी थी, 1992 में जोड़ी थी। फिर आता है 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इन दोनों को ऐड करो तो 92 आ जाएगा। तो BDMS बोडो, संथाली आपकी, और यहाँ पे मैथिली, डोगरी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहली जोड़ी गई थी आपकी सिंधी, बाद में संथाली। ओके, तो ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी पहले से। और ये आपकी शास्त्रीय भाषा है। यहाँ पे संस्कृत 2005 है, वहां पे 2004 हो गया था वो गलती से। अब हम एक बार और मूव करते हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज पे अगर हम 22 भाषाओं की बात करें तो इसमें आपको एक महत्वपूर्ण भाषा नहीं दिख रही होगी। असमी है, बंगाली है, बोडो बाद में जोड़ी गई, डोगरी बाद में जोड़ी गई, गुजराती, हिंदी है, कन्नड़ा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, कश्मीरी है, कोंकणी बाद में, मैथिली बाद में जोड़ी गई, मलयालम भी
शास्त्रीय भाषा है। मणिपुरी, मराठी भी एक शास्त्रीय भाषा है, अभी जोड़ी गई है आपकी। ओडिया भी शास्त्रीय भाषा है। और ये कौन सी, पंजाबी नहीं है। संस्कृत भी आपकी 2005 में आपकी क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी। संथाली बाद में जोड़ी गई। सिंधी 1967 में जोड़ी गई थी, यानी 21वां संवैधानिक संशोधन। उसके बाद तमिल भी आपकी शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु शास्त्रीय भाषा है। उर्दू नहीं है। नेपाली बाद में जोड़ी। आपको सब भाषा दिख रही है, तो कहीं पे आपको यहाँ पे इंग्लिश दिख रही है, तो अंग्रेजी आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो 8वीं अनुसूची है वहां पे इंग्लिश भाषा के बारे में नहीं दिया गया है। ओके, और राजस्थानी भाषा आपको कहीं पे दिख रही है। तो प्रश्न आया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। आपके पास A, B, C ऐसे करके ऑप्शन थे, तो एक में लिखा हुआ था आपका अंग्रेजी और राजस्थानी। तो यहाँ पे हमको ये दोनों भाषाएं नहीं दिख रही है, तो हमारा राइट आंसर ये हो सकता है। ओके, तो मैं बाद की वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, जो टोटल आपकी कितनी है, 22 है, अभी 8th अनुसूची में है। ये है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ यूनियन, ये एक वेबसाइट है और इसको रन करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, जैसे कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है और इसकी स्क्रिप्ट है आपकी देवनागरी लिपि है। एंड यहाँ पे आपसे इसकी पर्पस के बारे में भी आपको बताया गया है, ये क्या करती है, यूनियन इन द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन। तो यहाँ पे 343 अनुच्छेद में ये दी गई है और इंग्लिश भी यहाँ पे इसके साथ प्रयोग होती है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, और यहाँ पे अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप इसको यहाँ पे से हिंदी कर सकते हैं। तो अगर हमको किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है तो हमारे पास एक रास्ता होता है वहाँ पे कि हम उसको क्या करें, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें। तो देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। और संविधान का अनुच्छेद 343 बात करता है हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी भाषा का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। बहुत सारी संसद की जो बहुत सारी प्रोसीडिंग है कोर्ट की, सारी इंग्लिश में होती है। ओके, और राज्यसभा के माननीय सभापति या लोकसभा के माननीय अध्यक्ष किसी भी सदस्य को विशेष परिस्थितियों में अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति देते हैं अनुच्छेद 120 के तहत। तो आपने कई बार सुना होगा, जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पे बहुत सारे जो आपके MP है वो अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी भाषाई विविधता को मतलब डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने हेतु, डाइवर्सिटी का सम्मान करने हेतु उनको अपनी भाषा में बोलने के लिए भी कई बार कहा जाता है। तो जिन उद्देश्यों के लिए हिंदी का उपयोग किया जाना चाहिए, जिन उद्देश्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए, और जिन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाना चाहिए उसमें निर्दिष्ट है किसमें, राजभाषा अधिनियम 1963 में, और राजभाषा अधिनियम 1976 और उनके तहत विभाग गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर। तो यहाँ पे हिंदी के राजभाषा के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके बारे में आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। इसके मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे E-गवर्नेंस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये MIT की इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।